हेलो स्टूडेंट्स, वेक्टर में ये दूसरी क्लास है मेरी। पहली क्लास हम लोगों ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम तक कवर की। आज स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग पढ़ेंगे। पहली क्लास में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कैसे लिखा जाता है, डी ए वेक्टर यानी कोई एरिया एलिमेंट है उसे कैसे लिखा जाता है, और किसी वॉल्यूम एलिमेंट यानी डी टाउ उसे कैसे लिखते हैं, ये वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था, समझने की कोशिश की थी। आज है कि कोई अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दे रखा है, डीएल वेक्टर यानी कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसका एक स्मॉल एलिमेंट है, उसको हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी आर थीटा फाई में कैसे लिखें उसको समझने की कोशिश करेंगे। सिमिलरली एरिया एलिमेंट को भी और वॉल्यूम एलिमेंट को भी। तो ये सीखने से पहले जरा एक बार ये बात कर लेते हैं कि क्यों आखिर जरूरत है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करने की। जब हमको कार्टेशियन सिस्टम में कोई चीज गिवन है तो उसी से काम कर सकते हैं, कन्वर्जन की क्या जरूरत है। तो कन्वर्ट करना इसलिए जरूरी है, जैसे मान के चलिए कि कोई प्रॉब्लम स्फेरिकल सिमेट्री में दे रखी है। स्फेरिकल सिमेट्री मतलब मान लीजिए कि कोई चार्ज पार्टिकल है, वो मोशन कर रहा है किसी स्फीयर की सरफेस पर। तो ये बेहतर होता है मैथमेटिकली कि उस प्रॉब्लम को पहले कार्टेशियन से स्फेरिकल में कन्वर्ट कर लें। इससे क्या होता है कि बहुत सारी जो एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो लेंदी हो जाती है वो शॉर्ट हो जाती है। ये हम जानेंगे, दोनों तरीके से हम लोग करके देखेंगे कि जब ईएमटी में प्रॉपरली आएंगे तो ये जानेंगे कि कोई गोला है और स्फीयर है, वो उस पर एक चार्ज है और उसको मतलब उससे कुछ दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी बताना है, पोटेंशियल का इंटेंसिटी पोटेंशियल बताना है, कितना पोटेंशियल है। ये हम लोग जब इनको स्फेरिकल सिस्टम में कन्वर्ट करके जब इसको हम डिराइव करेंगे तो इजीली वो डिराइव हो जाता है। अभी वो आगे की चीज है। फिलहाल हम लोग शुरुआत करते हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें जैसे ये क्लियर हो ही रहा है कि कोई पॉइंट होगा, उसको हम आर थीटा फाई में डिफाइन करेंगे। जैसे कोई पॉइंट को कार्टेशियन में हम लोग डिफाइन करते थे एक्स वाई जेड में। ये किसी पॉइंट के वो मतलब ये वो वेरिएबल्स होते थे जिनको हम बताते थे एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल कहां जा रहा है गति करते हुए, वाई में कहां जा रहा है और जेड में कहां जा रहा है, इस तरीके से। तो अभी आर थीटा फाई क्या है, एक तो पहले इसको स्पेसिफाई कर लेते हैं। यहां पर आर क्या चीज है, वाई क्या, थीटा क्या चीज है और फाई क्या है। लिखा हुआ है आर रेडियस ऑफ द स्फीयर। मान ली यहां पर अभी हम लोग जब आर थीटा फाई को समझने की कोशिश करेंगे तो एक गोले के अंदर गोला है, उसका एक स्फीयर है, उसका स्फीयर का एक सेंटर होगा। रेडियस ऑफ द स्फीयर को आर से हम लोग डिनोट करेंगे। थीटा क्या है, रेडियस वेक्टर मेक्स एन एंगल थीटा विद जेड एक्सिस। अब मान लीजिए कि कोई गोले के अंदर आपने स्फीयर के अंदर एक्स वाई और जेड तीन कोऑर्डिनेट्स ले रखे हैं। आर वेक्टर आपका पॉइंट जहां पर भी है, 3D फिगर शायद प्रॉपरली ना बन पाए दिस, ये इसको ऐसे देखिएगा, ये इस तरीके से लाइक दिस, एंड मान लीजिए पॉइंट यहां पर है हमारा, तो जब यहां होगा इस तरीके से ये होगा आर, इसकी रेडियस आर होगा। ये अगर जेड एक्सिस है तो जेड एक्सिस है, तो ये जेड एक्सिस से जो बना रहा है ये है थीटा, इसको थीटा कहा जाएगा। अगला फाई क्या है, प्लेन दैट कंटेन्स आर कॉस थीटा आर साइन थीटा मेक्स एन एंगल फाई विद एक्स एक्सिस। इसे कैसे विजुअलाइज करें, चलिए इसको विजुअलाइज करने का तरीका यह है कि पहले एक्स वाई जेड इस डायग्राम को गौर से देख लें। तो ये क्लियर है इस डायग्राम में, यहां पर मान लीजिए पॉइंट है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से ये पूरा इस पॉइंट का डिस्टेंस आर हो गया, आर डिस्टेंस। ये हो गया आर। इसको रेडियस वेक्टर की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, ये रेडियस वेक्टर है आर, इसका ये मैग्नीट्यूड आर यहां तक हो गया। ये जेड एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बना रहा है, ये थीटा है, इसको हम थीटा कहते हैं। जो कि अगर थीटा पार्टिकल घूमकर ऐसे आएगा तो मैक्सिमम थीटा जा सकता है पाई तक, तो इसलिए हम लोग लिखते हैं कि थीटा जो होगा यहां पर कहां तक जा सकता है, थीटा जा सकता है
0 से पाई तक जा सकता है थीटा। इसके बाद फाई देखिएगा, ये फाई क्या है, जो बात पीछे आई थी, जरा भी ध्यान दीजिए, प्लेन दैट कंटेन्स आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। तो आर कॉस थीटा क्या है, आर साइन थीटा क्या है, ये आर है, इसका प्रोजेक्शन जेड पर पड़ेगा, तो यहां से ये होगा आर कॉस थीटा। आर कॉस थीटा जेड में आएगा, जैसे मान लीजिए यहां पर ये प्रोजेक्शन, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहां आएगा, दिस विल बी आर साइन थीटा। ये है आर साइन थीटा और ये है आर कॉस थीटा। पीछे क्या लिखा हुआ था, ऐसा प्लेन जिसमें आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा दोनों आते हैं, वह प्लेन एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता है उसको फाई कहा जाता है, एक्स एक्सिस से। सो नाउ दिस इज आर साइन थीटा आर कॉस थीटा। अब जो प्लेन बनेगा इसको जरा मैं दिखाता हूं, ये प्लेन होगा दिस प्लेन, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस प्लेन। ये जो प्लेन है ये एक्स एक्सिस से जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बना रहा है, इट इज फाई। सो थीटा तो 0 से पाई तक जाएगा। अब जरा देखिए फाई कहां से कहां तक जाएगा, यह है एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस में यहां से शुरू होगा, तो ये पूरा प्लेन, ये जो प्लेन है कौन सा प्लेन, ये प्लेन आएगा, ये वाला प्लेन जिसमें ये दोनों आ रहे हैं आर कॉस थीटा आर साइन, ये प्लेन पूरा ऐसे घूम करके पीछे आ जाएगा। यानी फाई जो होगा वो 0 से 2 पाई तक जा सकता है, 0 से 2 पाई तक। और आर का क्या, आर 0 से शुरू होगा और कहीं भी जा सकता है। यानी कह सकते हैं कि 0 आर जो है 0 से शुरू होकर के इन्फिनिट तक। इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि आर का रेंज क्या है, आर का रेंज होगा इन्फिनिट और 0 के बीच में। आर हमारी 0 हो सकती है लेकिन आर को इन्फिनिट नहीं रखना है। इधर ये थीटा का रेंज क्या होगा, थीटा पाई और 0 के बीच में जाएगा। थीटा यहां पर 0 हो सकता है और पाई भी हो सकता है। फाई कहां तक जाएगा, फाई का जो रेंज होगा दैट विल बी फ्रॉम 0 to 2 पाई, यहां भी ये इस तरीके। तो ये है आर थीटा फाई का रेंज। तो ये ओवरऑल हो गया स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का। मैं जो पैरामीटर्स हैं उनको हमने ठीक से स्पेसिफाई कर लिया, क्या आर है, क्या थीटा है और क्या फाई है। अब बात आती है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स से इनके क्या रिलेशन है। मान लीजिए अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दे रखे एक्स वाई जेड और उन्हें ट्रांसफॉर्म करना है स्फेरिकल में, तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कैसे निकाली जाएंगी। या स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आर थीटा फाई, उन्हें ट्रांसफॉर्म करना है एक्स वाई जेड में कार्टेशियन में। सो वो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जब तक नहीं पता चलेंगी तब तक कोई मतलब नहीं है। तभी तो दो कोऑर्डिनेट सिस्टम के बीच में हम अपनी प्रॉब्लम को कन्वर्ट करके सॉल्व कर पाएंगे ना। चलिए इससे पहले एक मैंने यहां पर ये बनाया है, लुक एट दिस डायग्राम। ये थोड़ा क्लियर डायग्राम है जिससे हम विजुअलाइज कर सकते हैं आर थीटा फाई को। वैसे ओवरऑल सारी चीज हो ही चुकी है। ये है एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज वाई कोऑर्डिनेट एंड दिस इज जेड कोऑर्डिनेट। आर यहां दिख रहा है, ये आर है और आर की इंक्रीजिंग डायरेक्शन में आर कैप है। इंक्रीजिंग डायरेक्शन में याद कीजिए, लास्ट क्लास में ये बात मैंने कहा था, यूनिट वेक्टर्स आर ऑलवेज इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ देयर कोऑर्डिनेट्स। मतलब जरा इसको एक बार कार्टेशियन में समझ लेते हैं। जैसे कार्टेशियन में है, ये है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, दिस इज एक्स, दिस इज वाई कोऑर्डिनेट एंड दिस इज जेड कोऑर्डिनेट। अब एक्स कैप यूनिट वेक्टर जो होना है, एक्स कैप यूनिट वेक्टर जो इधर आएगा एक्स कैप,
this x cap unit vector will be in the increasing direction of x and increasing direction of y. So this will be y cap and this will be z cap, this will be z cap. So यहां से बिल्कुल इजी लगता है, क्योंकि यहां से एक लॉजिक निकलता है कि ऑब्वियसली ये बताने की भी जरूरत नहीं है, हम लोग +2 लेवल पे भी यही करते हैं कि यूनिट वेक्टर को अगर इसको आई कैप कहूं, इसको जे कैप, इसको के कैप, तो ऑलवेज इंक्रीजिंग डायरेक्शन में ही होते हैं अपने कोऑर्डिनेट्स के. उसी चीज को हम लोग यहां भी अप्लाई कर सकते हैं. अगर आर जो है, आर, अगर आर कैप देखना है, आर कैप क्या आएगा? आर की इंक्रीजिंग डायरेक्शन. ये जो आर है इसको रेडियस वेक्टर जो हम कह सकते हैं, इंक्रीजिंग डायरेक्शन में इसको रेड से स्पेसिफाई करते हैं. ये आर कैप विल बी इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि इंक्रीजिंग डायरेक्शन में होगा. एंड थीटा कैप क्या होगा फिर? थीटा कैप, क्योंकि थीटा की इंक्रीजिंग डायरेक्शन क्या है? ये. सो इस पॉइंट पर ये स्पेसिफाई किया हुआ है, दिस डायरेक्शन विल बी थीटा कैप, आर कैप, थीटा कैप. एंड अगर ये फाई है तो फाई को अगर हम किसी पॉइंट पर स्पेसिफाई करें, जैसे यहां ये, चूंकि यहां पर ये पड़ेगा आर साइन थीटा, ये क्या होगा? दिस विल बी फाई, फाई कैप, दिस विल बी फाई कैप. सो ये बात हमें समझ में आई कि अब वो बात जो पीछे हम लोग कह रहे थे कि यूनिट वेक्टर्स को इंक्रीजिंग डायरेक्शन में कैसे, उसका क्या मतलब था, तो वो ये मतलब है. इसी चीज को, इसी लॉजिक को हम सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हम लोग डिस्कस करेंगे वहां भी इसको अप्लाई करेंगे. सो वेल, आर कैप, थीटा कैप एंड फाई कैप बिल्कुल एक्स वाई कैप जेड कैप की तरह, क्योंकि एक्स कैप वाई कैप जेड कैप भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते थे, एक्स कैप वाई कैप जेड कैप. यहां भी अगर हम इस डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करें तो बहुत कठिन नहीं है कि आर कैप, थीटा कैप, फाई कैप भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे. देख सकते हैं आर कैप इधर है, थीटा कैप इधर है, और ये एक्स एक्सिस लिए हुए है फाई कैप. आर कैप, थीटा कैप, फाई कैप आर ऑल्सो म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स in spherical polar coordinate system. So we have sufficiently specified what are r, theta and phi. Now we अब हम लोग ठीक, इसके बाद अभी हम लोग इस बात को पढ़ेंगे कि, एक सेकेंड, हाँ, कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग डीएल वेक्टर को कैसे लिखेंगे, डीए को कैसे लिखेंगे और डी टाउ को कैसे लिखेंगे. क्योंकि वेक्टर में हमारा जो मकसद है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को पढ़ने का वो यही है कि इनको लिखने का तरीका कैसे होगा. बाकी जब ईएमटी में जब ये आएगा, क्वांटम मैकेनिक्स में जब ये आएगा, तो हम सीधे वहां पर इनको लिखना सीधे लिखेंगे बिना उसका कोई रीजन दिए, क्योंकि हम लोग पहले इस चीज को समझ चुके हैं. अब एक चीज हम लोग देखें कि अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी वेक्टर को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे. जरा इस चीज पे आने से पहले जरा देखें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी वेक्टर को लिखना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे, ax x कैप प्लस ay y कैप एंड az z कैप. इस तरीके से ये ax x का कंपोनेंट, x कैप डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो ये y का और ये z का. इसी तरीके से अगर इसी वेक्टर को स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखें तो कैसे लिखा जाएगा. सिंपल, इसको लिखा जाएगा वेक्टर ए. मेरे पास अभी जो पैरामीटर्स हैं वो क्या है, आर, थीटा, फाई. एक्स की जगह पे ये हो जाएगा ए आर और इसका यूनिट वेक्टर आर कैप. अब एक्स नहीं आएगा यहां पे, ए थीटा एंड थीटा कैप एंड ए फाई कैप. इस तरीके से किसी वेक्टर को लिखा जाएगा.
स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। सो ये बहुत सरल है। सिलेंड्रिकल में भी हम लोग इसी तरीके का लिखेंगे, उसको जब हम सिलेंड्रिकल डिस्कस करेंगे तब लिख देंगे, वहां पर कुछ नहीं आएगा। वो आर फाई जेड होता है तो ए आर आर कैप, ए फाई फाई कैप, ए जेड जेड कैप। सो वी कैन राइट एनी वेक्टर इन कार्टेशियन, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। नाउ वापस आते हैं कि इनको कैसे लिखा जाए। कोई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर है, यानी वही जो मैं रिपीट करता हूं बात, दिस इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ये कैसे मिट रहा है, दिस इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर आई, और यहां पर मैंने ये कंसिडर किया है, मान लीजिए अपनी किसी ईएमटी को प्रॉब्लम को डिस्कस कर, ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी एल, और मुझे इसको लिखना है आर थीटा फाई के टर्म्स में, मतलब स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। कैसे लिखा जाएगा देखें जरा। डीएल वेक्टर को कार्टेशियन में कैसे लिखते थे, डी एक्स एक्स कैप, डी वाई वाई कैप एंड डी जेड जेड कैप। इसको जब जेड कैप, ये था लिखने का तरीका कार्टेशियन में। याद कीजिएगा, बिल्कुल ऐसे लिखा था, दिस इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन अलोंग जेड, और इस तरीके से हम इस डीएल वेक्टर को डिफाइन करते थे। अभी डीएल वेक्टर को जब हमें बताना है स्फेरिकल में, तो क्या चीज होगी, बहुत सिंपल है। इसी की तरीके से इस कंपैरेटिव अप्रोच से चलेंगे। एक्स कैप की जगह पे हम लोग आर कैप ले लें, यहां पे क्या आएगा पता नहीं, आर कैप यूनिट वेक्टर, दूसरा थीटा कैप, एंड प्लस करके हम ले सकते हैं फाई कैप। अब हमारा काम सिर्फ इतना शेष रहता है कि यहां क्या कंपोनेंट होगा, यहां पे क्या कंपोनेंट होगा और यहां पे क्या कंपोनेंट होगा। अगर हम लोग तीनों ये डिफाइन कर दें तो डीएल वेक्टर को हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आसानी से लिख देंगे। तो कैसे लिखा जाएगा ये, इसको समझने के लिए वापस से हम पीछे चलते हैं। लुक एट दिस। अगर आर कैप है इस डायरेक्शन में, और अगर पॉइंट हमारा पी पॉइंट हमारा, जिसके शुरुआत में जिसके कोऑर्डिनेट थे एक्स, सॉरी नॉट एक्स, स्फेरिकल लेना है मुझे, शुरुआत में थे आर थीटा फाई। मान लीजिए पॉइंट अपना इनिशियल पोजीशन पे था, तो इनिशियल पोजीशन पे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये थे। मोशन करके वो क्यू पॉइंट पर पहुंचा और उसके कोऑर्डिनेट हो गए आर प्लस डी आर, कॉमा थीटा प्लस डी थीटा, कॉमा फाई प्लस डी फाई। सो ये पॉइंट पी मोशन करके क्यू पर पहुंचा और क्यू के कोऑर्डिनेट ये हो गए। अभी कितना चेंज आया, आर में डी आर का चेंज आया, थीटा डी थीटा का और डी फाई का। डी थीटा क्या है, डी फाई क्या है, ये चेंज क्या है, इसको जरा देखते हैं। ये आर है, पॉइंट अगर पी से मान लीजिए यहां पहुंच जाता है, पॉइंट पहुंच गया, क्यू पॉइंट यहां आ गया, दिस इज आर क्यू पॉइंट, दिस इज पॉइंट क्यू। अभी क्यू पॉइंट जब यहां पहुंचेगा, दिस चेंज, अब ये चेंज अपने आप में सिंपल चेंज है, दिस इज डी आर, सिंपल चेंज, दिस इज डी आर। इसको ऐसे समझा जा सकता है, ये है आर और ये अभी यहां आ गया, दिस इज डी आर, दिस विल बी डी आर। सो एक बात कंफर्म हुई कि हम आर की जगह पर यहां जो चेंज आएगा दैट विल बी डी आर।
यार अब थीटा कैप के का जो कंपोनेंट होगा उसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे, थीटा कैप। चूंकि थीटा ये है, ये पार्टिकल मान लीजिए यहां पहुंचा है, तो इस पॉइंट में क्या चेंज आएगा, ये थोड़ा इधर मोशन करेगा या इधर मोशन करेगा। क्यू पॉइंट जरूरी नहीं है, क्यू पॉइंट पी यहां था, क्यू यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। जब यहां जाएगा तो थीटा इंक्रीज होगा, और जब थीटा इंक्रीज होगा तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि पहले हमारा जो आर कैप था वो ये था आर वेक्टर, और अभी आर वेक्टर हो गया इस तरीके से। ये आर यहां पहुंचेगा, दिस विल बी व्हाट, ये दिस यहां पर पॉइंट पी था, यहां पर क्यू होगा मान लीजिए। तो ये कितना आएगा, यहां पर है ये जेड, तो जेड के साथ ये जो एंगल बना रहा है ये थीटा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये हमारा होगा डी थीटा। तो ये डी थीटा, और चेंज हम लोग इससे, चूंकि थीटा कैप का डायरेक्शन ये होगा, थीटा कैप इंक्रीजिंग डायरेक्शन, ऐसे तो लेंगे। जैसे अगर ये यहां जाएगा तो ये इस तरह से, तो वही मैं यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, थीटा कैप का डायरेक्शन ये होगा। सो ये आर ये वाला और ये डी थीटा, तो ये जो चेंज है इस चेंज को हमें काउंट करना है। ये चेंज कैसे निकालेंगे, आर्क अपॉन रेडियस इज इक्वल टू एंगल। सो आर्क अपॉन रेडियस डी थीटा, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क आर, एंड दिस विल बी जो हम लोग क्वांटिटी निकाल रहे हैं दैट इज पी क्यू जो निकलेगा। सो आर्क अपॉन रेडियस आर, आर्क, दिस विल बी आर्क, 1 सेकेंड, दिस विल बी आर डी थीटा इंटू हो जाएगा। सो ये चेंज जो आया ये हो गया आर डी थीटा। तो यहां थीटा कैप का जो कंपोनेंट बना वो क्या होगा, आर डी थीटा। डी वाई नहीं, आर डी थीटा। एंड इन द सेम वे फाई कैप का क्या चेंज आएगा, सो फाई कैप विल बी, इसको देखेंगे, ये है फाई कैप, ये है फाई। फाई कैप में जो होगा, फाई यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में है, फाई कैप इस डायरेक्शन में। अब ये पार्टिकल मोशन करके, या पी क्यू पार्टिकल जहां जाएगा ये इस तरीके से जा सकता है या ऐसे भी जा सकता है, किसी भी तरीके से। यूं गया तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है फाई के, और अगर इस तरीके से जाएगा एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो फाई कैप के नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। तो मान लीजिए ये यहां आया, तो इस तौर पे ये पार्टिकल ये है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्वियसली जैसे पीछे कहा, ये इसको हमने डी थीटा कहा, तो ये हो जाएगा डी फाई, दिस विल बी डी फाई। और ये पूरी लेंथ कितनी है, आर साइन थीटा। तो जैसे ये आर डी थीटा बनाया उसी तरीके से ये हो जाएगा आर साइन थीटा डी फाई। सो ये जो चेंज निकल कर आया ये क्या आएगा, आर साइन थीटा डी फाई। और इसको हम कहां पुट करेंगे, इसको हम लोग रखेंगे इधर, आर साइन थीटा डी फाई। मैं इसको साफ करके सीधा लिख देता हूं, आर साइन थीटा डी फाई एंड फाई कैप। सो अभी डीएल वेक्टर इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरीके से लिखा जाएगा। और ये अभी शुरुआत में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, ऐसा लग सकता है कि इसको कैसे याद रखा जाए, लेकिन प्रैक्टिस करते करते आ जाता है कि किसी भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये पहली चीज हुई कि डीएल वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आगे प्रॉब्लम के लिए हम लोग ये समझ जाएंगे। सेकेंड चीज कि डीए वेक्टर को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब जानते हैं, क्योंकि ये इसमें एरिया की बात आएगी। सबसे पहले डी टाउ को डिस्कस कर लेते हैं, ये बहुत आसान रहेगा। क्यों आसान रहेगा, क्योंकि डी टाउ जैसे हम लोगों ने कार्टेशियन में डिस्कस किया था, आसान क्या पढ़ा था, डी टाउ क्या होता है, होता यह है कि अगर एक्स कोऑर्डिनेट में जितना चेंज आया है, वाई कोऑर्डिनेट में जितना चेंज आया है और जेड कोऑर्डिनेट में, उन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, लेंथ का, ब्रेथ और हाइट,
तो वॉल्यूम निकलता है, तो इसलिए हमारा वॉल्यूम एलिमेंट था और हमने वहां पे क्या लिखा था, dx, dy एंड dz. सो इन द सेम वे अगर हमें स्फेरिकल में करना है, ये क्या है, ये कार्टिशन में है, ये कार्टिशन में था, कार्टिशन में वॉल्यूम एलिमेंट, एंड स्फेरिकल में वॉल्यूम एलिमेंट कैसे लिखा जाएगा, स्फेरिकल में लिखा जाएगा dr का मल्टीप्लीकेशन r d थीटा एंड ये, सो दिस विल बी dr r d थीटा इंटू r sin थीटा d फाई. इन तीनों का, चूंकि ये जो चेंज हो रहा है, ये जो चेंज हो रहा है आर के अलोंग चेंज, थीटा के अलोंग चेंज एंड फाई के अलोंग चेंज, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन ही तो वॉल्यूम एलिमेंट निकलेगा स्फेरिकल के लिए. अब इनको जरा देख लें, हम लोग जो फॉर्म यूज करते हैं वो ये रहता है, देखो आर ये रहा और आर ये रहा, आर स्क्वायर हो गया. सो याद रखने वाली जो फॉर्म हमारी होती है वो ये आर 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 स्क्वायर, और क्या है, और क्या है, और ये है कि ये डी आर है, ये डी थीटा है, ये है साइन थीटा एंड डी फाई. सो यहां से ये डी टाउ निकलता है, डी टाउ इन वॉल्यूम एलिमेंट इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. ये दोनों चीजें याद रखने की हैं, ये एक जगह सारे लोग इसको लिख लें, बार बार हमें डिराइव करने की भी जरूरत नहीं है, डी टाउ कैसे लिखा जाएगा और डीएल वेक्टर कैसे लिखा जाएगा. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज एरिया एलिमेंट. सो हाउ एरिया एलिमेंट कैसे लिखा जाएगा. एरिया एलिमेंट लिखने के लिए पीछे हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया था, दो सरफेस डिस्कस किए थे कार्टेशियन वाले केस में, क्लोज सरफेस और एक ओपन सरफेस. और एक क्लोज सरफेस लिया, जैसे क्यूब लिया था, क्यूब के अंदर 6 फेसेस होती हैं, अलग अलग फेस का डीए वेक्टर हम लोगों ने निकाला था. यहां पर भी हमें एक कंसिडर करना चाहिए. जैसे सबसे पहले हम लोग डी ए वेक्टर निकालते हैं एक स्फीयर के केस में, डी ए वेक्टर इन स्फीयर केस, डी ए वेक्टर फॉर अ स्फीयर. कैसे, जैसे ये है एक स्फीयर, थोड़ा सा इनकरेक्ट है, और इस स्फीयर में ये हो गया स्फीयर का सेंटर. अब इस स्फीयर में एक ही सरफेस है, बिल्कुल पूरा इस स्फीयर को देखें, इसमें सरफेस एक ही है, और वो सरफेस कौन सी है, ये वाली. इस सरफेस, ये इसका रेडियस है कैपिटल आर, कैपिटल आर. तो हम कहेंगे सरफेस, सरफेस आर इज इक्वल टू कैपिटल आर. आर रेडियस जब कैपिटल आर के बराबर हो गई तो उसका सरफेस कैसे निकाला जाएगा, उसका डी ए वेक्टर कैसे निकाला जाएगा. इस केस में देखिए क्या होगा कि जो आर है वो आर के बराबर ही होगा, यानी आर जो है वो कांस्टेंट है. स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए तीन तरह के कोऑर्डिनेट तीन होते हैं, आर, थीटा एंड फाई. आर यहां पे कांस्टेंट है, तो जब आर कांस्टेंट है हो गया तो ये कांस्टेंट हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि डी आर में कोई चेंज नहीं हो रहा है. ये डी आर ये नहीं है, ये जीरो है. इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या निकल करके आएगा, एरिया. और एरिया निकलेगा और डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी जैसे मान लीजिए यहां निकालते हैं, डायरेक्शन तो ये होगी आर कैप. सो हम लोग लिखेंगे कि डी ए वेक्टर विल बी व्हाट, आर डी थीटा इंटू आर साइन थीटा, क्या था वो, आर साइन थीटा डी फाई, आर साइन थीटा डी फाई ये. एंड यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा आर कैप. सो वी कैन से आर इंटू आर, आर स्क्वायर,
डी थीटा साइन थीटा डी फाई आर कैप एंड इट विल बी व्हाट, डी ए वेक्टर। तो कभी भी जैसे जब हमें कुछ प्रॉब्लम्स हमें आएंगी और वहां पर एरिया एलिमेंट का डिस्कशन होगा, तो वहां पर सीधा सीधा हम डी ए वेक्टर को ऐसे लिखेंगे, आर स्क्वायर डी थीटा साइन थीटा डी फाई आर कैप। अब इसी तरीके से एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 ये हो गया डी ए वेक्टर निकालने का। हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। जैसे मान लीजिए अब की बार मेरे पास में एक हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर, दिस इज हेमिस्फीयर। मैं एक पूरा ही बना लेता हूं। ये एक हेमिस्फीयर है, थोड़ा एक्यूरेट करने के लिए मैं ये सब कर रहा हूं। ये एक हेमिस्फीयर है। एक सेकेंड, मैं इसको दोबारा बनाता हूं। दिस इज अ हेमिस्फीयर, और इस हेमिस्फीयर में अब इसके लिए हम जब डीए वेक्टर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि इस हेमिस्फीयर में सरफेसेस कितनी हैं। देखें, एक सरफेस तो ये है, और इस सरफेस के लिए जो डीए वेक्टर निकाला जाएगा वो पीछे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इस सरफेस के लिए, इस सरफेस को, ये सरफेस नंबर 1 कितनी सरफेस है? पहला सरफेस इसमें है r इज इक्वल्स टू कैपिटल R, हेमिस्फीयर है। मान लीजिए इसका जो रेडियस है, ये जो रेडियस है दिस इज R, इस हेमिस्फीयर का रेडियस है कैपिटल R। तो पहला सरफेस है r इज इक्वल्स टू कैपिटल R, एंड इसके लिए डीए वेक्टर ऑलरेडी हम क्या कर चुके हैं? डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक, दूसरा सरफेस हेमिस्फीयर में, और कौन सी सरफेस है? हेमिस्फीयर में एक सरफेस देखो ये वाली है। ये कौन सी सरफेस है? थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, क्योंकि इसके लिए पार्टिकल ऐसे आएगा और यहां पर पाई बाई 2 थीटा हो गया। अब इसके लिए हम लोग जब बात करेंगे कि यहां पर कैसे निकाला जाएगा डीए वेक्टर, तो वही चीज है, जब आप डीए निकालते हैं, डीए वेक्टर, तो कोई 2 डायमेंशंस का मल्टीप्लिकेशन हो, जैसे एक्स वाई जेड में से कोई 2, एक्स जेड वाई जेड एक्स वाई, एंड आर थीटा कैप आर थीटा फाई में भी हम कोई 2 डायमेंशन, उनमें आने वाले चेंजेस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यानी मैं ये बात कह रहा हूं, जो अभी हम लोगों ने कहा, ये 3 डायमेंशंस हैं, ये इनमें से इसका मल्टीप्लिकेशन या इसका मल्टीप्लिकेशन किसी एक सरफेस का एरिया से निकलता है। एंड इन आर केस, हमारे केस में क्या होगा कि जो इस सरफेस के लिए जब हम निकालेंगे, फॉर दिस सरफेस, इस सरफेस के लिए जब हम डीए वेक्टर निकालेंगे, तो इसके लिए जो सबसे पहले तो डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन होगी ये, दिस विल बी द डायरेक्शन। और ये डायरेक्शन कौन सी है? ये डायरेक्शन है फाई कैप, इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ, सॉरी थीटा कैप, इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ थीटा कैप। सो इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ थीटा कैप है, इसलिए हम जो बात करेंगे वो क्या होगा? चेंजेस किस किस में आ जाएगा? फाई कैप थीटा कैप, वो हो जाएगा डी आर इंटू आर साइन थीटा डी फाई, आर साइन थीटा डी फाई डी ए। इसको देखिए, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा कैसे है ये। ठीक आ रहा है ना समझ में? क्योंकि फाई कैप, सिंपल लॉजिक क्या है पकड़ने का? जो यूनिट वेक्टर है जिस डायरेक्शन में, उससे बची हुई 2 क्वांटिटीज जो 2 डायमेंशन है, उनका मल्टीप्लिकेशन। अब लेकिन चूंकि ये सरफेस है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, सो हियर
इस थीटा को π/2 बनाना चाहिए। सो हम लोग क्या करेंगे, dr sin π/2 and it will be what, d phi and phi cap। sin π/2 हो गया 1, sin 90 1, so r dr d phi cap and this will be dA vector for the surface theta is equal to π/2। so तो देखा, किसी भी सरफेस के लिए जब हमें dA वेक्टर कैलकुलेट करना है स्फेरिकल में, तो हम लोग किस तरीके से करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि ये बात और ठीक से क्लियर हो आज की, कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में dA वेक्टर कैसे लिखा जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 3। इसका डायग्राम थोड़ा सा मुश्किल होगा मेरे लिए बनाना, बट ट्राई करता हूं। कोई स्फीयर का 8वां हिस्सा, ऑक्टेंट ऑफ अ स्फीयर, इस केस को डिस्कस करते हैं। ईएमटी में कई बार ये आ भी सकता है, जैसे ये हो गया x, दिस इज y, नो या x, this will be y and this is r z। अब देखिए ऑक्टेंट का मतलब क्या है कि एक किसी स्फीयर का 8वां हिस्सा। तो बनाते हैं जरा एक बार, जैसे ये यहां पे और ये इस तरह से, जैसे इसको ऐसे लिए, इसको ऐसे लें और इसको ऐसे। तो क्या लग रहा है इसको देखने में, इट इज समथिंग एक ऑक्टेंट, एक 8वां हिस्सा, मतलब जैसे किसी स्फीयर का के 4 हिस्से किए, उसके फिर 8 हिस्से किए, ये एक ऑक्टेंट है। अब इस ऑक्टेंट में कितनी सरफेसेस होंगी जरा देखें। एक सरफेस x एक जेड वाई प्लेन पर आएगी, एक सरफेस एक्स वाई प्लेन पर, एक एक्स जेड प्लेन पर, 3 सरफेस तो ये हो रही हैं। और इसके बाद एक कर्व सरफेस आएगी जो एक्स जेड वाई पर आएगी और एक्स जेड पर आएगी। जरा सोच कर बताओ, काउंट करो 10 सेकंड में कि ऑक्टेंट में टोटल नंबर ऑफ सरफेस कितनी होंगी। टोटल नंबर ऑफ सरफेस कितनी है इसमें? टोटल नंबर ऑफ सरफेस विल बी, इन दिस केस टोटल नंबर ऑफ सरफेस विल बी 4। कौन कौन सी, जरा देखते हैं। एक सरफेस तो देखो एक्स वाई जेड प्लेन पर नीचे की तरफ आएगा, एक ये, तो हम जरा लिखते हैं। और कौन कौन सी सरफेसेस हैं उनको कैसे स्पेसिफाई करेंगे। एक सरफेस होगी वाई एक्स प्लेन में नीचे की तरफ, इसको हम लोग कहेंगे थीटा इज इक्वल्स टू π/2 सरफेस। पहली सरफेस तो ये हो जाएगी, थीटा इज इक्वल्स टू π/2 सरफेस ये। दूसरा, जो सरफेस वाई जेड में जाएगी, जिसका पीछे की, जिसका यूनिट वेक्टर फाई कैप होगा, फाई इज इक्वल्स टू π/2। एक सरफेस ये होगी, सेकेंड सरफेस। तीसरा, ऑब्वियसली r इज इक्वल्स टू कैपिटल R, एक सरफेस होगी, एंड फाई इज इक्वल टू 0, ये होगा फोर्थ सरफेस। सो r इज इक्वल्स टू कैपिटल R के लिए कैसे लिखेंगे डीए वेक्टर, हमें मालूम है। थीटा इज इक्वल्स टू π/2 के लिए कैसे लिखेंगे, ये भी हमें मालूम है। फाई इज इक्वल टू 0, इसके लिए हम कैसे लिखेंगे। फाई इज इक्वल टू 0 कौन सी सरफेस होगी, ऑब्वियसली ये वाली।
ये सरफेस जो कि इसको हम लोग कहेंगे दिस इज आर सरफेस 4, ये इस तरह से, और इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, फाई कैप नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। सो चूंकि ये अपोजिट है उसके, इसलिए जाएगा। तो अगर हम इसके लिए डीए वेक्टर लिखेंगे, डीए वेक्टर फॉर दिस सरफेस, सो ये क्या होगा, डीए वेक्टर पाई कैप आ रहा है तो आर और थीटा लिया जाएगा, यानी कि यहां पर एक डी आर होगा और आर डी थीटा होगा, और यहां पर ये फाई कैप आएगा और नेगेटिव। लेकिन थीटा कितना है, थीटा, अच्छा साइन थीटा इधर है ही नहीं, ठीक है। सो ये हो गया डी ए वेक्टर फॉर व्हाट सरफेस, फाई इज इक्वल्स टू 0। फाई इज इक्वल्स टू 0 के लिए ये डी ए वेक्टर हो जाएगा। इसी तरीके से कौन सी सरफेस है, अब सरफेस है फाई इज इक्वल टू पाई बाई 2। पाई इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, यानी ये वाली सरफेस जाएगी, पीछे की तरफ जाएगी। इसको ऐसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसके डायरेक्शन ऑब्वियसली फाई कैप होगा। सो जब फाई कैप इसका डायरेक्शन होगा तो इसके लिए जो डी ए वेक्टर लिखा जाएगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि डी आर डी थीटा, डी आर डी थीटा, एंड दिस इज फाई कैप। नेगेटिव क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये फाई कैप की ही डायरेक्शन में है। सो दिस विल बी the dA vector for the surface phi is equals to pi by 2. Let me confirm one thing. Pi r d theta, ठीक है। So this is dA vector, and now we have completely defined dl vector, dA vector and d tau. सो अभी हम लोग कंफर्म है कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कार्टेशियन से स्फेरिकल, स्फेरिकल टू कार्टेशियन हमें किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करना है, और किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को, एरिया वेक्टर को और वॉल्यूम एलिमेंट को हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखेंगे। अगली वीडियो में हम लोग इस सिलेंड्रिकल सिस्टम को डिस्कस करेंगे और फिर आगे वेक्टर में हम लोग जाएंगे। आज के लिए इतना ही।